हमारा अगला टॉपिक है बर्न्स। इंडिकेशन फॉर रेफरल टू टर्शरी बर्न सेंटर बर्न यूनिट। किन किन केसेस में आपको बर्न के पेशेंट को रेफर करना है हायर सेंटर में? जो पार्शियल थिकनेस ऑफ बर्न हो मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया, या फिर यानी फुल थिकनेस बर्न हो, या बर्न्स इन्वॉल्विंग फेस, हैंड्स, फीट, पेरिनियम, जॉइंट्स एंड जेनिटेलिया हो, इलेक्ट्रिकल बर्न हो, केमिकल बर्न हो, बर्न विद इनहेलेशनल इंजरी हो, बर्न विद ट्रॉमा हो, बर्न ऑन एल्डरली पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटी हो जिनको पहले से कोई बीमारी हो, बर्न चिल्ड्रन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक इमोशनल केयर हो, तो भी हम पेशेंट को रेफर करते हैं हायर बर्न सेंटर पे। अब जहाँ भी बर्न होगा वहाँ 3 जोन का फॉर्मेशन होता है। सबसे अंदर में होता है जोन ऑफ कोगुलेशन, उसके बाद होता है जोन ऑफ स्टैसिस, और उसके बाद होता है जोन ऑफ हाइपरीमिया। अब आइए एक एक जोन को डिटेल में देखते हैं। जोन ऑफ कोगुलेशन में क्या होगा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। याद रखिए, कोगुलेशन से कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इसमें जो डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। फिर आता है जोन ऑफ स्टैसिस, इसमें वाइबल और नॉन वाइबल दोनों तरह के टिश्यू होते हैं, जिसमें मॉडरेट डिग्री ऑफ इंसल्ट होती है, मतलब हल्का कम डैमेज होता है। और इसके ट्रीटमेंट में कोल्ड वाटर का भी यूज़ नहीं करते, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं कि कहीं जल जाता है तो आइस लगा देते हैं या एकदम ठंडे पानी से धोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है जोन ऑफ हाइपरीमिया, इसमें वैसोडाइलेशन होगा और हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर होगी, मतलब जब भी डैमेज होगा तो हीलिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, जोन ऑफ हाइपरीमिया से ऊपर की ओर। उसके बाद देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, सेकंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होता है, थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस फैट, और फोर्थ डिग्री बर्न में स्किन प्लस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स सच एज मसल, ब्रेन एंड बोन। अब देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न को डिटेल में देखेंगे। इसमें एपिडर्मल बर्न मोस्टली कॉमन होते हैं, ओनली एपिडर्मल डैमेज होता है, इनमें पेनफुल ब्लिस्टर्स, एरिथेमा होता है और इसमें ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें हीलिंग हो जाती है बिना किसी दाग के 5 से 10 दिन में अपने आप। अब सेकंड डिग्री बर्न देखिए 2 टाइप का होता है। ये पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, इसमें 2 होता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में पेपिलरी डर्मिस प्लस एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में पेनफुल होता है, इसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं बट हीलिंग हो जाती है बिना किसी दाग के, जो कि 7 से 14 दिनों में होती है। दूसरा है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, इसमें एपिडर्मिस प्लस रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व होता है, इसमें मॉटल्ड अपीयरेंस होता है जिसका कलर वाइट या पिंक हो सकता है, इसमें पेन नहीं होता, इसमें ब्लिस्टर्स नहीं बनते, बट इसमें पिन प्रिक सेंसेशन प्रिजर्व रहती है। आप पिन चुभाएंगे तो आपको दर्द होगा क्योंकि वहाँ के नर्व्स जो भी हैं वो एक्टिव है। हीलिंग इसमें हो जाती है विद स्कारिंग, 3 से 9 महीने में कुछ दाग रह जाता है। अब देखिए थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में फुल थिकनेस बर्न होता है, इसमें एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस फैट तीनों इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ब्लैक कलर का लेदरी स्टार बन जाता है, जो आप बहुत बर्न के पेशेंट्स में देखिएगा कि उनके शरीर पे काला काला धब्बा, एक लेदरी अपीयरेंस प्रोड्यूस हो गया है। ये सरकमफ्रेंशियल होता है, इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम स्टेराटमी करते हैं। इसमें पेन नहीं होता, ब्लिस्टर नहीं होता, पिन प्रिक सेंसेशन नहीं होता क्योंकि वहाँ के नर्व्स डैमेज हो चुके होते हैं तो वहाँ पेन नहीं होता। और हीलिंग अकर्स विद कॉन्ट्रैक्चर। विद कॉन्ट्रैक्चर मतलब वहाँ पे स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप पेशेंट को रिससिटेट करिए फ्लूइड देके, उसके बाद एक्सीजन करिए बर्न स्किन का, फिर स्किन ग्राफ्टिंग करिए। स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब फोर्थ डिग्री बर्न में क्या है? स्किन प्लस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे मसल, बोन एंड ब्रेन। कॉजेज ऑफ डेथ इन बर्न्स, सबसे कॉमन कॉज क्या है डेथ का? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एट द साइट ऑफ बर्न, मतलब जहाँ पे आग लगी है अगर वहीं पे पेशेंट मर जाता है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एस्फिक्सिया, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाया। अगला मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली डेथ इन बर्न्स क्या है? मतलब बचा के ले आए, एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं और रास्ते में मर गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया एक तरह का शॉक है जिसमें थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस होता है। थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस का मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेस से फ्लूइड्स है, जो सेलुलर स्पेस में फ्लूइड्स है वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेट डेथ इन बर्न्स क्या है? सेप्सिस। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बर्न्स है सेप्सिस और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है सूडोमोनास। डेंजर साइंस ऑफ एयरवे बर्न्स। एयरवे बर्न्स का डेंजर साइंस क्या क्या है? बर्न होगा अगर हेड एंड नेक में और फेस में, साइंजिंग जिसको बोलते हैं नाक का बाल जलना, बर्न नेसल हेयर, फिर कार्बोनेशियस डिपॉजिट इन स्पूटम, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज़ भारी होना, और हिस्ट्री ऑफ बर्न्स इन अ क्लोज रूम। अगर ऐसा होता है तो हम इसको डेंजर साइंस ऑफ एयरवे बर्न्स में कंसिडर करेंगे। केस ऑफ सस्पेक्टेड एयरवे बर्न्स में इलेक्टिव इंट्यूबेशन पहले आपको कर लें। अगर आपको डाउट है कि किसी पेशेंट को एयरवे बर्न है तो आप पहले ही इलेक्टिव इंट्यूबेट कर लीजिए उसको, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और वहाँ पे बाद में लैरिंजियल ईडिमा हो गया, गले में स्वेलिंग हो गया, तो आप इंट्यूबेशन आप उसको नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर लैरिंजियल ईडिमा पहले से प्रेजेंट है या हो गया है तो आपको इमरजेंसी क्रिको थायरॉइडोटमी करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी रिस्की प्रोसीजर होता है। अब फ्लूइड रिसिटेशन कैसे करते हैं बर्न्स में? जिन पेशेंट में मोर देन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है चाइल्ड में, या फिर मोर देन 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है एडल्ट्स में, तो उनमें हाइपोवोलीमिया का रिस्क रहता है, इसलिए वहाँ पे फ्लूइड रिससिटेशन करना ज़रूरी है। फ्लूइड रिससिटेशन के लिए कौन सा वेन चुनेंगे? फॉर वीनस एक्सेस अपर लिम के वेन्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू लोअर लिम। वेन्स ऑफ हैंड और एंटीकोबैटल फोसा, अगर हाथ जल चुका है, वेन्स एक्सेसिबल नहीं है, तो वीनस कट डाउन करेंगे जो कि लॉन्ग सफिनस वेन से होगा।
फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा, रिंगर लैक्टेट। मेंटेनेंस फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न्स इन चिल्ड्रन क्या होता है, डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन। अदर फ्लूइड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो होता है नॉर्मल सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड ह्यूमन एल्बुमिन। अब हाइपरटोनिक सलाइन को बर्न शॉक में दिया जाता है, ये हाई ऑस्मोलैरिटी होता है, तो ये क्या करता है कि ये फ्लूइड को सेल के अंदर रिटेन करके रखता है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना फ्लूइड आपको देना है, इसके लिए फार्मूला है पार्कलैंड फार्मूला, जिसमें क्रिस्टलॉइड्स का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है 4 ml इंटू बॉडी वेट इन kg इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया। 24 आवर्स फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना होगा, टाइम स्टार्ट्स होता है, मान लीजिए शाम के 6 बजे पेशेंट जल गया, तो अगले दिन के 6 बजे तक का 24 आवर का फ्लूइड वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, हमको कितना देना है। और इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न इंक्लूड नहीं करते हैं पार्कलैंड फार्मूला में। अब मैक्सिमम फ्लूइड गिवन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू 50% ऑफ बर्न्स। मान लीजिए किसी पेशेंट का 70% बॉडी बर्न हो गया है, 80% बॉडी बर्न हो गया है, लेकिन आपको फार्मूला में ये जो परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया ये मैक्सिमम 50% ही रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा देने पे फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, जो कि और डेंजरस है। मान लीजिए एक फीमेल है 50 kg की, उसका 50% बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो गया है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 4 ml इंटू 50 10,000 ml यानी 10 लीटर फ्लूइड। अब सवाल है कि ये 10 लीटर फ्लूइड देना कैसे है, ये 24 घंटे का रिक्वायरमेंट है। अब हाफ ऑफ जो फ्लूइड होता है, हाफ ऑफ कैलकुलेटेड फ्लूइड आपको देना है पहले 8 घंटे में। मान लीजिए आपने यहाँ कैलकुलेट किया कि आपको 10 लीटर फ्लूइड देना है, तो 10 लीटर का हाफ जो है वो आपको पहले 8 घंटे में देना है, जो कि होता है 5 लीटर, और अगला हाफ आपको अगले 16 घंटे में देना है। यानी मान लीजिए कि आपका फ्लूइड रिक्वायरमेंट आता है 20 लीटर आपको फ्लूइड देना है किसी को, तो आपको पहले 8 घंटे में 10 लीटर देना होगा और अगले 16 घंटे में फिर अगला 10 लीटर। हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था सेकंड डे अगर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूछे तो क्या करना है, तो सेकंड डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो होता है वो आपका फर्स्ट डे का 40 to 60% होता है। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा कि आपको 10 लीटर फ्लूइड देना है, तो 10 लीटर का 40 to 60% क्या होगा, 4 से 6 लीटर, जो कि आपको सेकंड डे में देना होगा। एवरेज 5 लीटर मान के चलते हैं। अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए कि ATLS मॉडिफिकेशन के हिसाब से कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट होगा बॉडी का, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा। एडल्ट्स और चिल्ड्रन जिनकी एज मोर देन 14 ईयर्स है, तो इसमें 4 ml की जगह 2 ml हो जाता है बॉडी वेट kg में, और परसेंटेज बर्न सरफेस एरिया सेम रहता है। अगर चिल्ड्रन का एज लेस देन 40 ईयर्स है और बॉडी वेट लेस देन 30 kg है, तो ये 2 ml की जगह ये 3 ml हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रिकल इंजरी होती है, ये एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रिकल इंजरी जब भी होगी करंट वगैरह की वजह से, तो हमेशा 4 ml ही देंगे, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई हो, बाकी फॉर्मूला सेम है। और कब तक देंगे, जब तक यूरिन क्लियर ना हो जाए। यूरिन क्लियर होने से क्या मतलब है, मतलब टिश्यू में परफ्यूजन ना हो जाए लिक्विड का, फ्लूइड का, तब तक हम उसको देते रहेंगे। अब मॉनिटरिंग ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन कैसे करते हैं, बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन है यूरिन आउटपुट। एडल्ट्स में ये 1 ml प्रति मिनट होता है, चिल्ड्रन में 0.5 to 1 ml पर मिनट तक, जब तक रीच ना कट जाए तब तक हमें उसको फ्लूइड देना है। In cardiac dysfunction patients, monitoring of fluid resuscitation is done using transesophageal ultrasonograph and central line. Calculation of burn size कैसे करते हैं कि कितना साइज बर्न हुआ है, ये डिटरमाइन करता है एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी। इसमें हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ 9 विच वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड रसेल वॉलिस। हेड एंड नेक में आप देखिएगा तो 9% आप इसको मान के चलते हैं, अगर हेड और नेक डैमेज हुआ है तो 9% बर्न। फ्रंट ऑफ चेस्ट होता है तो 18%, बैक होता है तो 18%, हाथ दोनों हाथ में 9%, दोनों थाइज में 18%, और ये जेनिटल एरिया पेरिनियम में 1%। अब मोस्ट एक्यूरेट टू एस्टिमेट ट्रू बर्न साइज इन चिल्ड्रन क्या है, लुंट एंड ब्राउडर चार्ट। बर्कहाउस फॉर्मूला भी है, बट ज़्यादातर लुंट एंड ब्राउडर चार्ट का ही नाम पूछता है। मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न्स और स्प्लैश बर्न्स। स्प्लैश बर्न्स मतलब ड्यू टू हॉट लिक्विड, जो जैसे गर्म पानी हो गया, गर्म दूध हो गया, ये इस पर गिरने से मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है बर्न्स का। जैसे थोड़ा कहीं एक जगह है, कहीं दूसरी जगह, तो ऐसे में कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ओपन हैंड, ट्रेस हैंड ऑन पेपर। आप एक पेपर पे रख के उस हैंड के एरिया को ट्रेस करिए, और उसके बाद जो पेपर कट है उसको हैंड के शेप के हिसाब से कट करके आप अलग अलग बॉडी के सरफेस एरिया पे रख के आप मेज़र करिए, और इसका एक वैल्यू होता है 1%। बर्न पे पेशेंट्स का केयर कैसे करते हैं, सबसे पहले ज़रूरी होता है वुंड को ठंडा करना, कूल द बर्न वुंड। इसके लिए हम एनाल्जेसिया देते हैं, स्लो डिलेड माइक्रोवेस्कुलर डैमेज प्रिवेंट करते हैं, और वाटर का टेम्परेचर बेस्ट होता है 15 डिग्री सेल्सियस बर्न को कूल करने के लिए। कूलिंग मिनिमम 10 मिनट तक करनी है, अप टू 1 आवर आफ्टर बर्न भी कर सकते हैं, मिनिमम तो 10 मिनट्स करना ही है। अब आइस कोल्ड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड। अब सेकंड होता है सुपीरियर पार्शियल थिकनेस बर्न। इसमें एक्सपोजर मेथड होता है यूजिंग एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट। 7 to 14 डेज। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न मतलब आपका ऊपरी स्किन के ऊपरी सरफेस पे बर्न है, तो आप सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसमें आपको बर्न को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंटी माइक्रोबियल का ऑइंटमेंट के यूज़ से आप 7 से 14 दिन में ठीक कर सकते हैं। और अगर 3rd डिग्री बर्न हुआ तो उसमें आपको स्टेराटमी करना पड़ेगा, मतलब जो भी बर्न सरफेस एरिया उसको आपको एक्सरसाइज करके रिमूव करना पड़ेगा, प्लस उसमें स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्चर मतलब स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब मैनेजमेंट ऑफ बर्न वुंड्स कैसे करते हैं, इसमें 2 टाइप का मेथड होता है, एक्सपोजर मेथड एंड क्लोज मेथड। एक्सपोजर मेथड में एप्लीकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट करेंगे, जिसमें ड्रेसिंग नहीं करते हैं, ओपन रहता है ये आउटर सरफेस में।
इसमें ड्रेसिंग चेंज करना पड़ता है 2 to 3 टाइम्स पर डे, वरना ग्रीनिश डिपोजिशन होता है। ये यूज़ करते हैं हम सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में, हेड एंड फेस में। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पेन ज़्यादा होता है और हीट लॉस होता है, क्रॉस कंटामिनेशन मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी कंटामिनेशन हो सकता है। दूसरा मेथड है क्लोज मेथड, इसमें एप्लीकेशन करते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का और ड्रेसिंग वुंड इसको कवर करते हैं, जो कि ट्वाइस डेली चेंज हो जाता है, जिस वजह से रिस्क ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है डेली ड्रेसिंग चेंज करने से ट्वाइस अ डे। इसमें पेन कम होता है, इसमें हीट लॉस कम होता है, इनमें रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन भी कम होता है। अब देखिए टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं सिस्टमिक एंटीमाइक्रोबियल के कंपैरिजन में। तो इसमें 4 आते हैं मोस्ट कॉमनली यूज, 1% सिल्फर सल्फाडाइजीन, 0.5% सिल्वर नाइट्रेट, 5% मेफेनाइट एसीटेट एंड सिल्फर सल्फाडाइजीन प्लस सीरियम नाइट्रेट। 1 by 1 देखिए 1% सिल्फर सल्फाडाइजीन कब यूज़ करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ होता है। किसके खिलाफ? सूडोमोनास और एमआरएस मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब 0.5% सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास कोलोनाइजेशन, उसकी कॉलोनी बनने को रोकता है। और इसका लॉस क्या है कि ये जहाँ भी फर्नीचर वगैरह में टच होता है ये एकदम ब्लैक स्टेन छोड़ देता है, जो छूटता नहीं जल्दी। अगला क्या है 5% मेफेनाइट एसीटेट। ये यूज़फुल पेनफुल टू अप्लाई होता है, ये मोस्टली यूएसए में यूज़ होता है, ये कॉज करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसलिए इंडिया में इसका यूज़ बहुत कम है। लास्ट है सिल्वर सल्फाडाइजिंग प्लस सीरियम नाइट्रेट, इसमें फुल थिकनेस बर्न जब होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। इसके वजह से जो बर्न स्किन है वो हार्ड हो जाती है, इसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है और डिक्रीज़ करता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनोसप्रेशन। इतना काफ़ी है बर्न्स के लिए।